Hello friends, this is Nisha Gilodia and you are watching me on Setu Studies. Friends, आज की क्लास DSSB, KVS, NVS और RPSC फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के साथ साथ TGT SST के एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारा टॉपिक है यूरोप में सामंतवाद अंधकार का युग, यानी द डार्क एज फ्यूडलिज्म इन यूरोप। तो ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में अब तक हम जो फ्रांस में सामाजिक वर्गक्रम है इसमें से हम अभिजात वर्ग को पूरा कर चुके हैं। अब बारी आती है पादरी वर्ग की। तो पादरी वर्ग को फ्रांस के सामाजिक वर्गक्रम में पहला स्थान दिया गया है और इस वर्ग को हम एक तरीके से धार्मिक वर्ग कह सकते हैं, जिसमें कि दो तरीके के ये होते थे। एक होते थे पादरी और एक होते थे भिक्षु। पादरी में पोप, बिशप, पादरी और भिक्षु में मोक और नन ये होते थे। हमने पोप को भी पादरी वर्ग में इसलिए रखा है क्योंकि ये तीनों ही कैटेगरीज पुजारी वर्ग की थी। जो चर्च में पूजा करते थे वो सभी पुजारी ये तीनों कैटेगरीज में आ रहे हैं। तो अब पादरी वर्ग में आते हैं पोप, बिशप और पादरी। इन तीनों में अंतर क्या है ये पता लगाना होगा। तो पादरी से स्टार्ट करते हैं। ये होते हैं जो हर एक क्षेत्र में जो भी चर्च पाई जाती है उसमें जो पुजारी होता है वो पादरी है। जैसे कि जो भी आप जहाँ भी रहते हैं, अगर उस एरिया में कोई चर्च है तो वहाँ का जो पुजारी होगा वो पादरी कहलाएगा। बिशप एक तरीके से जैसे हमारे सामाजिक वर्गक्रम में हमने अभिजात वर्ग पढ़ा था, सामंत वर्ग पढ़ा था, उसी तरीके से धर्म के क्षेत्र में जो अभिजात वर्ग होता है वो बिशप कैटेगरी होती है। और इनके पास इस तरीके के चर्च का जिनमें पादरी काम करते हैं, इस तरीके के चर्च काफ़ी सारे इनके अंडर काम करते हैं। और अब बात आती है पोप की। तो पोप जो चर्च होती है उन सब में सर्वोच्च पद पर पोप होता है और ये भी एक तरीके का बिशप ही होते हैं, लेकिन जो रोम के बिशप होते हैं उनको ही हम पोप कहते हैं। पोप का अगर हम अर्थ देखें तो हम पाएंगे कि इसका अर्थ होता है पापा। मतलब कि जिस तरीके से परिवार में जो पिताजी होते हैं वो सब डिसीजन लेते हैं और उनका ही डिसीजन मान्य होता है, उसी तरीके से ईसाई धर्म में पोप जो डिसीजन लेते हैं उनका डिसीजन ही मान्य होता है। ये सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, इनसे ऊपर कोई पोस्ट धर्म के क्षेत्र में नहीं होती। अब बात आती है कि पादरी, सबसे पहले पादरी बनेंगे, फिर वो बिशप बनेंगे। बिशप के बाद जो रोम का बिशप होगा वो पोप बनेगा। ये इनका क्रम चलता है कि किस तरीके से कोई पोप की पोस्ट पर पहुंचेगा। तो इनमें जो सबसे रिलायबल होगा वो बनेगा रोम का बिशप और वो फिर बाद में बन जाएगा पोप। इस तरीके से इनका क्रम चलता है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो पहले पादरी बनेगा वो कौन होगा। उसके लिए एक तो वो कृषक दास नहीं होना चाहिए, इसके बाद वो शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से विकलांग नहीं होना चाहिए, उसका शरीर का कोई भी अंग खराब नहीं होना चाहिए, और एक ये सिचुएशन भी है कि वो स्त्री नहीं होनी चाहिए। अगर स्त्री है तो वो पादरी नहीं बन सकती, पादरी नहीं बन सकती तो बिशप भी नहीं बन सकती, बिशप नहीं बन सकती तो पोप भी नहीं बन सकते। तो ये सारे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं कि इसमें वो कृषक दास भी नहीं होना चाहिए, वो शरीर से विकलांग भी नहीं होना चाहिए और वो स्त्री भी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पादरी वर्ग या फिर ये कह लीजिए धर्म अधिकारी वर्ग किस तरीके से उनका रहन सहन था, किस तरीके की फैसिलिटी उन्हें मिलती थी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बिशप की, क्योंकि बिशप हमने पढ़ा कि ये एक तरीके का अभिजात वर्ग था। जैसे सामाजिक वर्ग क्रम में सामंत अभिजात वर्ग में आता है, वैसे ही अगर हम धार्मिक जीवन देखें फ्रांस का तो उसमें अभिजात वर्ग में बिशप आता है।
बिशप के पास बड़ी बड़ी जागीरें थी जो कि उन्हें प्राप्त होती थी, और जो भी इनसे टैक्स मिलता था उससे इनका जीवन यापन होता था, और जीवन यापन के लिए इन्हें राजा पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। इनकी अपना खुद का गुजर बसर अच्छा चलता था। इनके पास बड़े बड़े महल और कोठियाँ होते थे जिसमें ये लोग रहते थे, और इसके साथ ही साथ ये कंपल्सरी था कि चर्च को कृषकों से 1 साल के अंतराल पर, 1 साल छोड़कर उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। मतलब चर्च कृषकों से 1 साल छोड़ करके उनकी उपज का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में ले लेती थी, और इस टैक्स को कहते थे टेथ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और इस बार TGT SST के एग्जाम में ये पूछा भी गया है कि ये स्टेटमेंट दी थी, इसके बाद इसे क्या कहते हैं, ऑप्शन में ये था। इसके बाद अमीरों द्वारा अपने और अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए दान भी दिया जाता था कि हमारा अभी जीते जी कल्याण हो, या फिर हमारा मरणोपरांत भी कल्याण हो, और हमारे रिश्तेदारों का भी मरणोपरांत कल्याण हो, उसके लिए दान दिया जाता था। जैसे कि हमारे समाज में भी होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम पे दान दिया जाता है ताकि उसे पुण्य मिल जाए। इस तरीके से ये लोग दान में भी कुछ पैसे देते थे। तो ये सब आय के साधन थे इनके, पुजारी वर्ग के, चाहे वो बड़ी बड़ी जागीरों से जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो हो, या फिर आय का कृषकों की उपज का 10वां भाग हो वो हो, या फिर अमीर लोग जो अपने रिश्तेदारों के कल्याण के लिए या अपने कल्याण के लिए जो दान दक्षिणा दे रहे हैं, वो भी इनकी आय का एक साधन हुआ करता था। अब इसके बाद हम बात करते हैं भिक्षुओं की कि ये कौन होते थे। भिक्षु लोग वो होते थे जो कि इस तरीके से महलों में नहीं रहते थे। भिक्षु अलग से जाकर के रहते थे, अलग एरिया में दूर, जहाँ पर शांत वातावरण उन्हें मिल सके, ऐसे क्षेत्र में जाकर के रहते थे, और वहाँ पर ये प्रार्थना भी करते थे, अध्ययन भी करते थे, और खुद मेहनत करते थे कृषि कार्य। यहाँ पर 10वां भाग लिया जा रहा है उपज का, लेकिन ये खुद कृषि कार्य करते थे, खुद खेती करके कमाते थे और उनसे अपना जीवन यापन करते थे। अब बात आती है कि कितने प्रकार के होते थे। एक मॉन्क, एक नन। यहाँ पर हमने देखा कि पादरी वर्ग में स्त्री शामिल नहीं हो सकती, लेकिन अगर कोई भिक्षु बन रहा है तो उसमें स्त्री शामिल हो सकती है, और उस स्त्री को कहा जाएगा नन, और जो पुरुष भिक्षु होगा उसे कहा जाएगा मोंक। और इनके लिए एक कंडीशन ये है कि ये दूर शांत वातावरण में जाकर के अध्ययन, प्रार्थना और कृषि का कार्य करेंगे। अब इनके निवास स्थान को क्या कहते थे? ये जो दूर दूर जाकर के रहते थे, तो जहाँ पर रहते थे उस जगह को कहते थे एबी या फिर मोनेस्ट्री। एबी या मोनेस्ट्री। हम मोनेस्ट्री को हिंदी में मठ कहते हैं, जैसे हमने सुना होगा कि बौद्ध मठ होते हैं। बौद्ध मठ भी ज़्यादातर शांत जगहों पर ही होते हैं, थोड़े से शहर से दूर इलाके में इस तरीके से मठ बनाए जाते हैं। तो ये जो मोनेस्ट्री शब्द है ये आया कहाँ से है? तो ये मोनोस से बना है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, और मोनोस का अर्थ होता है जो व्यक्ति अकेला रहता है। मोनो और मोनोस, इस तरीके से इसको आप रिलेट कर सकते हो। मोनो का मतलब भी अकेला ही होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो उसको मोनोस कहते हैं, और इस मोनोस से ही मोनेस्ट्री शब्द निकल करके सामने आया है। अब जब शुरुआत हुई थी इन मोनेस्ट्रीज की, तब ये समूह 10-20 लोगों के होते थे, और धीरे धीरे ये सब चलता रहता था। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ ये 10-20 लोगों का समूह नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों का समुदाय बन गया, और इन समुदायों में अब कला का कार्य होने लगा, विकास का कार्य होने लगा, मतलब आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट होने लगा। एक हमने पढ़ा था आबिस हिल्डेगार्ड, ये हमने पहले पढ़ा था
2 लेक्चर पहले कि 12th सेंचुरी में बिंगेन के अबिस हिल्डेगार्ड ने सामाजिक वर्ग क्रम के समर्थन में एक कोटेशन दी थी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जर्मनी है, जर्मनी में है बिंगेन, यहाँ के मठ के ये रहने वाले हैं कौन, अबिस हिल्डेगार्ड। ये एक संगीतज्ञ थे, 12th सेंचुरी में हुए संगीतज्ञ थे अबिस हिल्डेगार्ड। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे, बिंगेन के। बिंगेन कहाँ है, जर्मनी में। किस सेंचुरी में हुए, 12th सेंचुरी में, और ये एक संगीतज्ञ थे। तो इस टाइम पर ये अब जब बड़े बड़े समुदाय बन गए हैं भिक्षुओं के, तो ये आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट लाने लगे धीरे धीरे। इन्होंने, इन्हीं समुदायों ने बड़ी बड़ी इमारतों, अस्पतालों, स्कूल, कॉलेजों को खोलना शुरू कर दिया। इनसे ये जुड़े हुए थे और जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है, अब ये विलासितापूर्ण जीवन की ओर अपने आप को बढ़ाने लगेंगे। तो देखो 13वीं शताब्दी में कुछ भिक्षु मठों से अलग हो गए। कारण यही था कि धीरे धीरे ये इन सब के आदी होते जा रहे हैं, इमारतों के और जो भी फैसिलिटी जितनी भी मिल सकती है, लग्जरी लाइफ, इसके आदी होते जा रहे थे। तो कुछ लोगों ने विद्रोह किया और वो अलग हो गए और घूम घूम करके लोगों को उपदेश देने लगे और लोगों से जो उनको दान प्राप्त होता था उससे अपना गुजारा चलाने लगे। और ये जो घूम घूम करके अपना उपदेश दे रहे थे, इनको कहा गया फ्रायर। पहले हमने पढ़ा था भिक्षु, भिक्षु का कार्य था कि वो दूर जाकर के रहेगा, महलों में नहीं रहेगा, वहां पर वो शिक्षा का कार्य करेगा, प्रार्थना करेगा, कृषि कार्य करेगा और ये एक शांत स्थल पर रहते थे। धीरे धीरे हम देखने लगे कि ये लोग जो है लग्जरी लाइफ जीने के आदी हो गए और इनमें से कुछ भिक्षुओं ने जो है विद्रोह किया और वो अलग निकल पड़े और घूम घूम करके उपदेश देने लगे। ये भी उपदेश देते थे भिक्षु, और अब ये दूर दूर जाकर के इलाकों में उपदेश देने लगे। जो दान इन्हें मिलता था उससे ये गुजारा चलाने लगे और इनको क्या कहा गया, फ्रायर। अब इससे आगे हम बढ़े उससे पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं, 2 मठों की बात बताई गई है। एक मठ है इटली में, यहाँ पर इटली है, ये इटली है। इटली में सेंट बेनेडिक्ट मठ है, यानी मोनेस्ट्री है, जो कि 529 एडी में खुली थी। और यहाँ पर बरगंडी है ये, और ये है फ्रांस में। यहाँ पर क्लूनी नाम का एक मठ यानी मोनेस्ट्री खुली थी और ये खुली थी 910 एडी में। तो ये हमने देखा कि 2 मठों के बारे में हमने बात की। ये पूरा हमारा पश्चिमी यूरोप का मैप है। यहाँ पर इंग्लिश चैनल है और इसके ऊपर इंग्लैंड भी इसी में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 2 विद्वानों की बात कर रहे हैं, एक है लेगलैंड और एक है चौसर। लेगलैंड की कविता है पियर्स प्लाउमैन। इस पियर्स प्लाउमैन में इन्होंने ये जो भिक्षु हैं इनके थोड़ा बहुत जो विलासितापूर्ण ये जीवन व्यतीत करने लगे थे उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ जो लोगों का इन पर जिस तरीके का विश्वास था उन दोनों में डिफरेंस इन्होंने किया है इस अपनी पियर्स प्लाउमैन में। और एक लेखक हैं चौसर, इनकी रचना है कैंटरबरी टेल्स। इसमें इन्होंने जो ये भिक्षु हैं, मॉन्क और नन, और ये जो फ्रायर हैं, इनके बारे में जो इनकी हास्यास्पद बातचीत है उसके बारे में बताया है कि किस तरीके से जब अप्रैल के महीने में सब सुहाना मौसम होता है तो इंग्लैंड के सब लोग जो हैं इन मठों की ओर निकल पड़ते हैं और उपदेश सुनने के लिए इन मठों की ओर निकल पड़ते हैं। इस तरीके का वर्णन इसमें है और ये दोनों ही इंग्लैंड के लेखक हैं। कहाँ के लेखक हैं? इंग्लैंड के। और ये दोनों ही नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें राइटर्स और उनकी राइटिंग मैच करने को दी जाती है।
तो हो सकता है ये सामंतवाद से इसको लिंक ना किया जाए या फिर पादरी वर्ग से इन्हें लिंक ना किया जाए, लेकिन एज ए राइटर इनको पूछा जा सकता है। ये इनकी फेमस राइटिंग है, लेगलैंड की पियर्स प्लाउमैन, चौसर की कैंटरबरी टेल्स, ये इनकी रचना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा तीनों जो हमारे सामाजिक वर्ग क्रम हैं उसमें से पादरी वर्ग को हमने पढ़ा। पादरी वर्ग को धार्मिक वर्ग कह सकते हैं हम, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक पादरी एक भिक्षु। पादरी के भी हमने 3 पार्ट पढ़े। पादरी ही होते हैं तीनों क्योंकि तीनों पुजारी होते हैं। इसके 3 पार्ट्स पढ़े, पोप, बिशप और पादरी। पादरी हर एक चर्च में होता है, बिशप के अंडर काफ़ी सारी चर्च आती हैं, और जो रोम का बिशप होता है वो पोप बनता है और वही ईसाई धर्म में सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसके बाद ये किस तरीके से रहते थे, और साथ ही पढ़ा टिथ टैक्स जो कि कृषकों की आय का 10वां भाग होता था और इसे पादरी वर्ग वसूल करते थे। साथ ही साथ जो दान दक्षिणा इन्हें मिलती थी उससे भी ये अपना गुजारा चलाते थे, बड़ी बड़ी जागीरें इनको मिलती थी। अब बात करें भिक्षु वर्ग की, तो ये 2 तरीके के होते थे, मॉन्क और नन। यहाँ पर स्त्रियां भी बन सकती थी जबकि पादरी में स्त्री नहीं बन सकती थी। इनका जो निवास स्थान है उसको एबी या मोनेस्ट्री कहते हैं। मोनेस्ट्री मोनोस से बना है। इसके बाद इन लोगों ने जो है कला के क्षेत्र में भी विकास किया। थोड़े टाइम बाद इमारतें बनाई, अस्पताल, स्कूल, इन सब में डेवलपमेंट किया। और थोड़े टाइम बाद कुछ भिक्षु जो हैं अलग हो गए और वो घूम घूम करके उपदेश देने लगे। इन्हें फ्रायर कहा गया। और इसके बाद लास्ट में हम 2 विद्वानों की बात कर रहे हैं। एक है लेगलैंड जो कि पियर्स प्लाउमैन इनकी रचना है, और एक है चौसर और कैंटरबरी टेल्स इनकी रचना है। दोनों ही लेखक इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम सामंतवाद हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। लास्ट में इनका डिक्लाइन देखेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट का कृषक है। कृषक वैसे हम ज़्यादातर साथ साथ इसको कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन एक बार अलग से कर लेंगे। तो कृषक वर्ग करेंगे, डिक्लाइन करेंगे 5-6 मिनट में, और पुनर्जागरण शुरू करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।